सब बातें हम जो कर रहे हैं, हमको मेन जो हमारा मुद्दा है सर जी आपको बुलाने का जी। वो है कि सिर्फ बॉम्बे में ही आप सिर्फ मुझे बताइए, इससे हमारे दर्शक देखने वाले समझ जाएंगे कि आप इसके ऊपर जो मेहनत कर रहे हैं, कितने प्लांट आपने मुंबई में सिर्फ लगाए। मैं तो बोलूँगा कि ड्रॉबैक भी यही है कि मैंने कुछ 4.5 लाख पेड़ लगाए हैं मुंबई में, सिर्फ मुंबई में? सिर्फ मुंबई में, लेकिन उसमें से कुछ 3.25 लाख ही जिंदा है ओह, एंड उसमें बाकी लोगों को मैं सर्वाइव नहीं करवा पाया। फिर नया बिल्डिंग आ रहा है, काटना पड़ेगा। काटना हम पड़ेगा। लोगों ने रोड के किनारे किनारे हज़ारों पेड़ लगाए थे, फिर पता चला रोड वाइडनिंग आ गया तो रोड काट कुछ कर नहीं पाए उसको लेकर। फिर कई बार तो गवर्नमेंट खुद बोलती कि ये पेड़ लगाओ, फिर कुछ साल बाद गवर्नमेंट बोलने लगी कि भाई ये पेड़ नहीं लगाना चाहिए हमारा। हर पत्ती का दो साइड तो होता दो ही साइड होता है। एक साइड है जहाँ से हवा अंदर लेता है और एक साइड से वो फेंकता है। यस। तो ये भी एक एक्चुअली फिल्टर है इतने सारे। अब एक लेवल के बाद अभी मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये जो मेरे हाथ में आया मट्टी देखिए आगे, ये जो कैमरे में मट्टी दिखाई है, मट्टी आपने, यही ये देखिए। एग्जैक्टली PM 2.5 है। नमस्कार जी, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल जी। पहचान पॉडकास्ट आज फिर एक ऐसे गेस्ट को लेके आए जो कि मिशन ग्रीन मुंबई के लिए काम करते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को अच्छा करते हैं। उनका नाम है शुभजीत मुखर्जी, जो कि बॉम्बे से हैं। इंस्टाग्राम पे उनको आप ज़रूर देखते होंगे। मैं उनकी पहचान में इतना कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ उनकी पहचान आप उनकी जुबानी सुनेंगे। थैंक यू सर, आप जो हमारे पॉडकास्ट में आए और आप इतना अच्छा जो काम कर रहे हैं लोगों के लिए, एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारी ग्रीनरी को जो आप उसको बढ़ा रहे हैं। पूरी दुनिया में लोग काम करते हैं, अपने घरों को देखते हैं, लेकिन हमारे सर ऐसे हैं जो पूरी दुनिया को समेट के चल रहे हैं। तो हमको आप बताइए कि आपको ये चीज़ें कर रहे हैं कैसे कर पाते हैं, इतना अच्छा काम आप कैसे कर सकते हैं? मेरा क्वेश्चन पहला यही है, क्योंकि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ जो आप काम कर रहे हैं। सो काइंड ऑफ यू। इनफैक्ट मैं भी आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आपका मैं Thank you. पॉडकास्ट काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ जी। एंड इतने खूबसूरत तरीके से जो आप अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से लोगों को लेकर आ रहे हैं, एंड ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा अचीवर है। जी। हम जैसे ऐसे बहुत लोग हैं जो छोटा छोटा काम कर रहे हैं अलग अलग, अब उससे कि देश भर में आप उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। उसके लिए तो मैं आपको पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू। मेरा यही काम है कि कोई भी आए और हमारे पॉडकास्ट में मेरी इस शेयर को शेयर करें, और जो भी उनको ज्ञान है हमको बांटें, और जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं वो सब उनसे कुछ ना कुछ सीख सकें। थैंक यू सो मच। तो आप इतने सालों से जो मिशन ग्रीन चला रहे हैं, मिशन ग्रीन जो आपने सोचा, आपके मन में कैसे आया कि मुझे इस पर काम करना चाहिए? बात एकदम सही पकड़े हैं आप। पहले मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे ज़िंदगी में यही काम करना है। जी। इनिशियली तो मैं एक HR प्रोफेशनल हूँ जी। एंड कंपनी में जॉब कर रहा था, बट यस अभी मुझे समझ में आ रहा है कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ। कि अब जब लोगों से पूछता हूँ तो बताते हैं कि एक 10-20 साल काम करने के बाद हर इंसान के लाइफ में एक मोड़ आता है कि अब मैं क्या करूँ। जी। जो एक होता है कि मुझे पढ़ाई करना था वो हो गया, एक जॉब करना है हो गया, फिर होता है पैसे कमाने हैं, फिर एक बड़ा सपना होता है घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, शादी करना है। तो अब जब वो सब हो गया, वो फेज कंप्लीट के बाद फिर एक लगा कि काम तो मैं जो कर रहा हूँ बट अपने लिए मैं क्या करूँ। यस। फॉर माई मेंटल हेल्थ, फॉर माई ओन सेटिस्फैक्शन। तो उसमें फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके पेड़ लगाने का काम शुरू किया। जी। अब जब शुरू किए तो बहुत लोग बोलने लगे मुझे भी बताओ कैसे कर रहे हो। और उस समय तो सोशल मीडिया उतना था भी नहीं, नया नया शुरू हो रहा। मैं 2010 की बात कर रहा हूँ, उसमें बहुत 2010 से मतलब आप कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। 2010 में मेरी शादी हुई और वाइफ ने भी मुझे बहुत इनकरेज किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं चलो कुछ करते हैं, जिंदगी में तो सब लोग सिर्फ समय बिता रहे हैं, हम लोग भी कुछ अच्छे तरीके से बिताएं। तो उससे फिर कहानी शुरू हुई। करते करते लोग बहुत जुड़ गए। जब आप एक काम करते हैं और लोग उसको अप्रिशिएशन के साथ साथ आपको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, और जहाँ जहाँ अटक रहे हैं लोग मार्गदर्शन खुद ही मार्गदर्शक बन के काम को आगे बढ़ाते हैं, तो कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है। तो वही जो शुरू हुआ था, मिलके 30-40 जन आए थे पहले, उससे हम लोग काम करते करते आज तो लाखों लोग जुड़ गए हैं, बहुत शहर में जुड़ गया है। एंड जैसे कि आप मुझे इसके पहले पूछ भी रहे थे कि मिशन ग्रीन मुंबई का आइडिया कहाँ से आया, तो क्योंकि मैं मुंबई में था, पहले इतना सोचा नहीं था कि इतने लोग जुड़ जाएंगे।
तो करते करते मुंबई का ही बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे जिसको मुझे सीखने का मौका मिला। मैं तो ऑलवेज ग्रेटफुल बोलता हूँ, हमारे जो बीएमसी के जो गार्डन डिपार्टमेंट है, हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री है, तो ये सब गवर्नमेंट के बड़े बड़े एजेंसीज हैं। एंड ये एजेंसीज तो दिन भर यही काम कर रहे हैं। दे आर ऑल डेडिकेटेड पीपल, दे आर ऑल बड़े बड़े बॉटनिस्ट हैं, टाउन प्लानर्स हैं कि शहर को कैसे साफ रखा जाए, कैसे हेल्दी रखा जाए। उनसे मुझे काफ़ी समय बिताने का मौका मिला और उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। बहुत कहना आसान होता है कि गवर्नमेंट काम नहीं करती या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कुछ भी शुरू हो जाओ, उनका वो तो सुनते हैं, वो तो किसी को बोल भी नहीं सकते क्योंकि उनका काम ही है लोगों, सिटीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं। मैं एक बहुत बड़े मंत्री जी से मिला था एंड उनके कमरे में बैठा था। आई डोंट नो ये बात मुझे बोलना चाहिए कि नहीं सबके सामने, नहीं बोल सकते, बट गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, बट एक बहुत बड़े मंत्री जी थे, उनके रूम में मुझे भी बुलाया था मीटिंग के लिए। कोई भी आ रहा है, कुछ भी बोल रहा है मंत्री जी को कि आपको काम नहीं आता, आपको हमने वोट दिया था, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। बट एज एन एनवायरमेंटलिस्ट मैं समझ सकता हूँ कि वो उनके बस की बात नहीं है। उनका काम है और इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। जैसे उस समय बात होती थी कि कलकत्ता में मेट्रो रेल है, मुंबई में मेट्रो रेल है, अब दिल्ली में मेट्रो रेल है, मुंबई में मेट्रो रेल क्यों नहीं है? एंड बिलीव में पिछले 25 साल से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि यहाँ पे मेट्रो रेल शुरू हो जाए। फडणवीस जी जब से आए हैं तब से उनका एक विजन रहा है कि हमें यहाँ मेट्रो रेल चाहिए हमारे शहर के लोगों के लिए। जितने भी गवर्नमेंट आए हैं, लेकिन इट इज नॉट इजी, ये बहुत डिफिकल्ट काम है। और ये सोच लीजिए कि ये जो काम हो रहा है अगले 5 पीढ़ियों को काम आएगा। इसका जो लाइफ है हमारे जो मेट्रो रेल का, ये तो इतना आसान नहीं होता है। बट हमें एज अ वोटर हमें ऐसा लगता है कि अरे मैंने आपको वोट दिया था। यस, हम बोलते हैं कि हमने एक वोट दिया, हमारे लिए पूरी दुनिया खड़ी कर दे। बट उनको वो चीज एक रोड सी बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। बहुत, कभी कभी हम लोग ऐसी जगह पर जाते हैं कि लगता है इतनी अच्छी रोड कैसे बनाई होगी। कसम से इसके ऊपर तो एक बहुत बड़ा सीरियल भी आया था जी, पहचान से याद आया, पंचायत सीरियल। हाँ। तो वो भी उसी के ऊपर है कि किस किस तरीके से परेशानी होती है, फंड्स की परेशानी, इंजीनियरिंग की परेशानी, उस जमीन में ऐसे ऐसे चीजें होती है। बिलीव में जितने भी मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट हुआ है ना, इंडिया में सबसे डिफिकल्ट मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट मुंबई में हो रहा है। सबसे एक्सपेंसिव भी हो रहा है, बट इंजीनियरिंग में सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग है, लेटेस्ट टेक्निक यूज किया गया है। ये अगले 150 साल तक जो आप काम देख रहे हैं ना, अगले 150 साल हमारी तक पीढ़ियां आगे एंजॉय करने वाली, उनके लिए तो पैदा ही हो रहे हैं, पैदा ही हो रहे हैं अच्छी जगह पे। उनके लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये तो होता ही है। ये कौन सी नई बात है? हाँ, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यस, क्योंकि हमने वो होते देखा है, वो मेहनत देखी है, या हमारे जो नेता लोग हैं इसके ऊपर मेहनत करते हैं, तो आगे की जनरेशन जो एंजॉय करने वाली। बिल्कुल, जैसे आप कोशिश कर रहे हो ग्रीन मुंबई, ग्रीन इंडिया बनाने की, तो वो आगे की जनरेशन इंजॉय करने वाली है, उसका फल वो लोग भोगेंगे। क्योंकि एक एक प्लांट को मुझे लगता है लगाते तो कितने कई साल भी लगते हैं उनको ग्रो होने। बहुत बहुत बहुत। जैसे अगर मैं बोलूँ, मुंबई ऑलरेडी सैचुरेटेड शहर है जी, यहाँ कोई भी जल्दी हाथ नहीं लगाना चाहता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सब लोग दूर भागते हैं एक्चुअली। लोगों को लगता है सब लोग बड़े इंटरेस्टेड है, पर कोई मुंबई में काम नहीं करना चाहता है। कहते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, मतलब साफ जमीन हो, आके बिल्डिंग बना देगा। यहाँ पे कहीं आपको जगह नहीं मिलेगा खड़े रहने का। उसके बीच में काम करना, टाइमली फिनिश करना, बजट में फिनिश करना, इटसेल्फ उनको एक नोबेल प्राइज मिलना चाहिए मेरी तरफ से, पूरे टीम को। तो उसी तरीके से जब हम लोग एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, जब मैं काम कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों का ओपिनियन देख रहा हूँ, कहाँ कहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो मैं तो बोलूँगा पिछले 15 साल में सिर्फ सीखा हूँ। सीखे डेली कुछ ना कुछ समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन, और सबका सोल्यूशन कई सारे होते हैं, बट उसमें से हम क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सभी का हित को माइंड में रखते हुए, यही हमारा, यही मुझे सीखने मिला है कि कोशिश ये करना है कि कई बार होता है ना, मेरा हाथ इतना इंजर्ड हो गया कि हाथ ही काटना पड़ रहा है। क्या होता है ना, डॉक्टर बोलते हैं नहीं भाई तुम्हारा पैर खराब हो गया, पैर काटना पड़ेगा। तो काफी लोग बोलते हैं रहने दो, लेकिन नहीं, हमें काटना जरूरी हो जाता है, नहीं तो बाकी सब खराब कर देगा। तो डिफिकल्ट डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, और जो सबसे अच्छा हित में हो, लोगों को सबसे ज्यादा लोगों को फायदा हो, वही काम हो रहा है। आई एम हैप्पी दैट मैं ऐसे जनरेशन में अभी हूँ जिन्होंने पास्ट भी देखा है, प्रेजेंट एफर्ट्स सब कुछ देखा है।
और जो इस समय पूरा देश है, इतना स्ट्रेस फ्री शहर है हमारा पूरा, किसी भी कोने में चले जाइए बड़ा ही स्ट्रेस फ्री कंट्री है एंड सेफ है। क्वालिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हम पहन रहे हैं, खा रहे हैं, हर चीज इम्प्रूव हो गया बहुत ज़्यादा हो गया। और करना बाकी है, बट बहुत कुछ अच्छा हुआ है जो मेरे प्रीवियस जनरेशन या मेरे दादाजी के जनरेशन्स ने नहीं देखा जो हमने। ये सब बातें हम जो कर रहे हैं, हमको मेन जो हमारा मुद्दा है सर जी आपको बुलाने का, वो है कि सिर्फ बॉम्बे में ही आप सिर्फ मुझे बताइए, इससे हमारे दर्शक जो देखने वाले समझ जाएंगे कि आप इसके ऊपर जो मेहनत कर रहे हैं, कितने प्लांट आपने मुंबई में सिर्फ लगाए हैं, देखिए आइडिया हो, क्योंकि बहुत लगाते हैं आप। कन्फेशन मैं करना चाहूँगा। यस, उससे क्या समझ आ जाएगी आप ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं, तो आप कितने तरह की मेहनत कर रहे हैं। देखिए मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें एक मैं तो बोलूँगा कि ड्रॉबैक भी यही है कि मैंने कुछ 4.5 लाख पेड़ लगाए हैं मुंबई में, सिर्फ मुंबई में, लेकिन उसमें से कुछ 3.25 लाख ही जिंदा है। ओह, एंड उसमें बाकी लोगों को मैं सर्वाइव नहीं करवा पाया। लेकिन अब वही सीखने का टेक्निक है कि मैं कौन सा लगाऊं, कब लगाऊं, कैसे लगाऊं, कौन सा पेड़ ना लगाऊं। नहीं, आप तो लगा के छोड़ आते हैं। नहीं, तो हम लोग पानी भी देते हैं। सब करने के बाद भी कई बार क्या होता है, यहाँ पे नया बिल्डिंग आ रहा है, काटना पड़ेगा। हम लोगों ने रोड के किनारे हजारों पेड़ लगाए थे, फिर पता चला रोड वाइडनिंग आ गया तो रोड कुछ कर नहीं पाए उसको लेके। फिर कई बार तो गवर्नमेंट खुद बोलती कि ये पेड़ लगाओ, फिर कुछ साल बाद गवर्नमेंट बोलने लगी कि भाई ये पेड़ नहीं लगाना चाहिए, हमारा नेटिव नहीं है। मुंबई में एज पर द सेंसस में एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है मुझे, आई थिंक कुछ लमसम बता रहा हूँ, 40 लाख पेड़ हैं जी। 40 लाख में से आधे पेड़ नॉन नेटिव है। ओके, जो मुंबई के है नहीं, हम लोग बाहर से लोग लाके लगाते हैं, जो यहाँ सरवाइव नहीं करते हैं। इसीलिए आप जब भी देखेंगे यहाँ पे आंधी तूफान आता है तो पेड़ गिरता है, पेड़ गिर जाते हैं, गाड़ियों पे गिर रहा है, इंसानों की जान जाती है। तो अभी पेड़ों को काट नहीं सकते, लेकिन जब भी अक्सर लोग ये भी बोलते हैं कि अरे यार आपने रोड को वाइडनिंग किया, रोड का पेड़ काट दिया, या उसको कहीं और लगा सकते थे। तो वो भी एक है कि क्या वो दूसरे जगह ट्रांसप्लांट करने लायक है कि उसको हमसे अच्छा है कि आप उसको काट दीजिए। काटने का मतलब क्या है कि वो नेटिव नहीं है, उसको काट दीजिए। उसको आप ट्रांसप्लांट करने में जो 20-25 हज़ार खर्चा होगा, उसमें तो आप 20-25 नए बड़े पेड़ लगा सकते हैं। हाँ। तो एक पेड़ को बचाने के चक्कर में अगर आप 25 नए पेड़ लगा सकते हैं जो और नेटिव है जी, जो आपके लिए ज़्यादा हितकारी होगा। अब पेड़ नेटिव का क्या मतलब क्या है कि वो कम से कम पानी ले, वो जब तक गिर ना जाए, उसके ये फायदे होते हैं। जल्दी ग्रो करता है, उसमें चिड़िया वगैरह घर बनाते हैं। कभी देखिए मधुमक्खी है, चिड़िया है, बटरफ्लाईज है, लोग उसमें रहते हैं, फल देता है और छाया देते हैं। लेकिन आप, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे बताया गया कि नाम मत लिया करो, नहीं तो लोग शुरू हो जाएंगे उसको काटना सीधा जी। लेकिन मेन ये है कि ऐसे पेड़ आप खुद ही देख सकते हैं कि यार ये ना फल देता है, ना छाया देता है, और लोग गिरता बहुत। आप कभी भी देखिए न्यूज़ पे कौन कौन से पेड़ गिरे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो वो सब हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो ये सब हमने विथ टाइम हमने सीखा है। पिछले 10 सालों में साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च बहुत आगे हो गया है। एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में तो बोलूँगा BMC जो हमारा है, वो हम जैसे NGOs को ग्रूमिंग करती है। अब स्पेसिफिक नाम लेना जैसे मैं अवॉइड कर रहा हूँ। हमारे संजय गांधी नेशनल पार्क है, वहाँ जो फॉरेस्ट के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने मुझे सिखाया है कि ये करना हो, ये मत करो, ये ऐसे करो, कहाँ से करोगे। दे आर ऑलवेज रेडी टू ग्रूम NGOs एंड इंडिविजुअल्स कि ऐसे काम करो। तो ये जब एक आने मिलने लगा, तो मिशन ग्रीन मुंबई जो मैंने 30-25 लोगों से मिल के काम शुरू किया था, वो करते करते लोग जुड़ते गए। अभी ग्रीन मिशन मुंबई जो है आपका ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं, कितनी टीम आपकी है या कितने ऑफिस आपके हैं ऑल ओवर इंडिया जो कि आप सब मिल के काम कर रहे हैं? देखिए हम लोग 22 शहरों में काम कर रहे हैं इस समय। एंड ऐसा नहीं कि मेरा ऑफिस है जी। हर शहर में बड़े अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं जो इसमें काम करना चाहते हैं, तो हम लोग उनको मेंटोरिंग करते हैं। हम लोगों ने अलग अलग टूल किट्स बनाए हैं कि आप ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ये सॉइल का टाइप है, ये आपका शहर है। तो क्योंकि हमारे पास बॉटनिस्ट का एक टीम है, फॉर्चुनेटली हम लोग के पास कुछ 40 लोगों का टीम है जो इस समय उनका काम ही होता है रिसर्च करना। तो
अभी कल ही मेरे पास शिलोंग से फ़ोन आया कि हम लोग यहाँ पे क्या करना है बताओ। तो मैं टीम को बोला हूँ शिलोंग के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, वहाँ का रिसर्च करो। एंड आजकल तो मेरे थैंक्स टू AI का ज़माना है, तो जल्दी जल्दी काफ़ी अच्छी चीज़ें हफ्ते 15 दिन में हम लोग रिसर्च करके उनको गाइड भी कर पाते हैं। एंड मैं मुंबई में बैठा हूँ, इसका मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े कंपनियों की ऑफिस है, मैं वहाँ पे कटोरा लेके पहुँच जाता हूँ कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, मुझे इतने फंड्स की ज़रूरत है, प्लीज़ हमें CSR के थ्रू डोनेट कीजिए ताकि हम उसको वहाँ यूज़ कर पाएँ। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मुंबई में जो बड़े बड़े कंपनीज बैठे हैं उन लोग भी पूरे देश भर में काम करना चाहते हैं। अभी एक कंपनी से मेरी मीटिंग हुई थी, लीप इंडिया करके जी। वो जो मैं अभी आपको बताया था ना, आपका जब बात हो रही थी आपसे कि हम लोग 100 शहरों में जी। पेड़ लगा रहे हैं, तो ये उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया कि करो। तो ऐसे लोग हैं यहाँ बैठे हुए जो मैंने दूसरे शहरों में नहीं देखा है। यहाँ लोगों का लिविंग लोकल बट थिंकिंग ग्लोबल, ऐसा थॉट प्रोसेस मैंने देखा है यहाँ। आपकी बातों से जो मुझे सर समझ में आ रहा ना कि जब अच्छा काम या अच्छी सोच लेके इंसान अकेला चलता है ना तो उसके पीछे कारवां बनता जाता है। बिल्कुल सही बताया आपने। जो आपकी बातों से जो मुझे मैं इस काम के लिए न्यू हूँ, मैं उतना नहीं जानती हूँ, मुझे उतना ही पता जो मेरे घर पे प्लांट है। बट आप प्लांट की दुनिया में, पेड़ों की दुनिया में जीते हैं। जो आप काम कर रहे हैं तो आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके साथ में सब ने जुड़ना ही, आपका कारवां बड़ा होना ही होना है। 100%। आपका तो घर में जो मनी प्लांट है वो तो बहुत फेमस हो गए हैं आजकल। वो आपने जो कितना अच्छा सबको बताया था रील बना के कि पेड़ को क्लीन करना चाहिए। हाँ बस। वो भी मैं तो क्लीन हमेशा करती थी सर, बट आपकी रील जब मैंने सर की एक रील देखी थी जिसमें आपने प्योरीफाई बताया था कि अपने घर में आप प्योरीफाई लगाते हैं तो हमारे प्लांट ही हमारे प्योरीफाई आपको फ्रेश हवा देते हैं। तो उसके बारे में आप अपनी जुबानी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइए कि कैसे उसको हम अच्छा रखें ताकि फ्रेश हवा मिले। नहीं, वही अभी जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं एंड आप बहुत खूबसूरत सा पेड़ देख रहे हैं, तो कहने का मतलब है जब हम घर में प्यूरीफायर खरीदते हैं तो महीने 2 महीने में वो गंदा हो जाता है, हम लोग प्यूरीफायर को साफ करते हैं। फिर यही अगर आप सोच लीजिए ये हमारा पेड़ है नेचुरल प्यूरीफायर। अगर आप इसको ध्यान से देखिए, इस पत्ती में धूल जम गया है। हाँ। लेकिन अगर आप और ध्यान से देखिए, पत्ती का ये फ्रंट है और ये बैक है। फ्रंट में धूल है और बैक में बिल्कुल धूल नहीं होता है। हाँ। हर पत्ती का 2 साइड तो होता है। एक साइड है जहाँ से हवा अंदर लेता है और एक साइड से वो फेंकता है। यस। तो ये भी एक एक्चुअली फिल्टर इतने सारे। अब एक लेवल के बाद अभी मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये जो मेरे हाथ में आया मट्टी देखिए आगे, ये जो मट्टी है, मट्टी आपने यही एग्जैक्टली PM 2.5 है। यस। पर्टिकुलर आजकल बात हो रही है PM10 PM 2.5 एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। PM 2.5 इतना महीन है कि मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा बाल आया, ये बाल का जो गोलाई है जी, गोलाई का मैं 10 टुकड़ा करूंगा तो PM10 बनता है। उसमें से 1 टुकड़ा और निकाल के सो लीजिए कितना छोटा है, उसका और 4 टुकड़ा करूंगा तो PM 2.5 बनेगा। वो इतना हल्का और छोटा होता है कि आप बारिश के बाद भी वो फ्लोट करता रहता है। उसका एकमात्र नेचुरल तरीका जो नेचर ने बनाया है वो है ये प्यूरीफायर, जो PM 2.5 को फिल्टर करेगा। दूसरा हम लोगों ने मैनमेड बनाया है जो 20,000 रुपए से शुरू होता है। उससे अच्छा है कि आप आसपास जो पेड़ों को ध्यान रखिए और पेड़ों को, जैसे हमारा फिल्टर भी तो जो घर में लगाए वो भी खराब गंदा हो जाता है, हम लोग साफ करते हैं, साफ करते हैं, हाँ। पानी डालते हैं, उसको फूंक मारते हैं। उसी तरह ये भी तो फिल्टर है। आपने अगर इसको थोड़ा साफ रखा, एक और दिखा दो, मैंने ये तो एक्चुअली बहुत ज्यादा है क्योंकि मैं हमेशा जब भी स्टूडियो में आती हूँ मैं उनको बोलती हूँ कि प्लांट को क्लीन कीजिए। तो आप अगर आपको पास एयर क्वालिटी का प्रॉब्लम है, आप पत्तियों को आसपास रखिए। हर टाइप का पेड़ इंपॉर्टेंट है जिसमें पत्तियां होनी चाहिए, और उस पत्तियों को साफ रखिए ताकि वो फिल्टर साफ रहेगा। इसीलिए आपने देखा होगा पूरे मुंबई में, पूरे दिल्ली में चारों तरफ बड़ी बड़ी वो फॉगर लगा के इन लोग पेड़ों को साफ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरे सड़कों पे बारिश करवा देंगे। और PM 2.5 जो सबसे डेंजरस है, सिगरेट में PM10 जाता है, PM 2.5 नहीं जाता है, मतलब थोड़ा बहुत जाता ही है। लेकिन PM 2.5 जो ये उड़ने वाला जो डस्ट माइट्स कहते हैं, वो हमारे लंग्स में जम जाता है सीमेंट की तरह। आप मान लीजिए जो हमारे पास
किचन में जो पंखा होता है, कभी आप ध्यान से देखिएगा, उसको एक बार हाथ लगा के देखिए, ग्रीस जमा रहता है। वही हाल होता है हमारे लंग्स के अंदर। PM 2.5 का सबसे बड़ा रीज़न है सीमेंट। सीमेंट इतना महीन होता है, वो सीमेंट कुछ नहीं है, पूरा का पूरा प्योर PM 2.5 है टेक्निकल टर्म्स में। वो डस्ट सबसे डेंजरस है, इसलिए जहाँ भी सीमेंट का फैक्ट्री हो, सीमेंट का काम हो रहा हो, लोगों को मास्क कंपलसरी, और वहाँ सबसे ज़्यादा दमा, अस्थमा, दुनिया भर की बीमारी उनको होती है। यस, इसी बात से मुझे अगला क्वेश्चन याद आ गया सर, कि जो बॉम्बे और दिल्ली की जो पोल्यूशन जो बाप रे, हाँ, ये सब टॉपिक लेना जरूरी है कि आपको? जरूरी है, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी हवा ही अच्छी नहीं तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। मास्क लगा के इंसान जी नहीं सकता। कोरोना टाइम पे हम मास्क लगाते तो हम अपने को कंफर्टेबल नहीं मैं भी बिना मास्क के मैं रह नहीं पाता, सफोकेशन होता है। और दिल्ली का तो जैसे मैं न्यूज़ देखती हूँ तो बहुत हालत ख़राब है। अभी तो सुनने को आ रहा है बॉम्बे में भी वही हालत है। इसके ऊपर थोड़े से अपने विचार दीजिए कि इसको क्लीन कर कैसे कर सकते हैं। गवर्नमेंट तो कर ही रही, आम इंसान कैसे देखिए कैसे कर सकते हैं वो हम सब जानते हैं। प्यूरीफायर लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, और जैसे मैंने कहा अपने पेड़ों को और साफ सुथरा करके रखिए, और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। पड़ोसियों को बोलो उसकी गलती है, आधी गलती बोल दो पंजाब की, आधी गलती हरियाणा की है, आधी गलती पाकिस्तान की है, बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ठीक कैसे करते हैं वो समझने के पहले ज़रूरत है कि खराब होना ही चाहिए। खराब क्यों हो रहा है। मैं इसी के ऊपर मैं एक बात बोलती हूँ कि मैं पाकिस्तानी गुरु सुनती हूँ कई बार बहुत सारे, तो वो मोटिवेशनल बातें करते हैं, घर गृहस्थी की भी बातें समझाते हैं। तो वो उन्होंने इसी जैसे आप बोले ना कि ख़राब करना ही नहीं है, तो उन्होंने ये बात समझाई थी कि घर को क्लीन करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट हमको गंदा होने ही नहीं देना है। हमको साथ साथ ही उसकी क्लीनिंग करनी है ताकि वो उतनी गंदगी हो ही ना कि जो हमको उसकी तकलीफ हो करने के लिए। तो जो आप बताना चाहते हैं वो उसी से रिलेट हुआ, तो मैंने ये बोला कि हमको एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए या वो पोल्यूशन ना हो तो क्या उसके लिए करना चाहिए, आप क्या सजेशन देते हैं? इस समय वर्ल्ड में इतना एफर्ट्स कभी नहीं किया गया है जितना दिल्ली में हो रहा है। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ दिल्ली गवर्नमेंट को, और हमारे जो सरदार जी हैं, जो पर्यावरण मंत्री हैं, 18 घंटा लगे ही हुए हैं। रात को भी 2 बजे फ़ोन कीजिए, फ़ोन का जवाब देते हैं, लगे हुए सुबह से शाम तक। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम कैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, हमारे पास साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब है। प्रॉब्लम ये है कि पॉल्यूशन जिससे हो रहा है उसको रोका ही नहीं जा पा रहा। देखिए कानून बनाने से कानून इम्प्लीमेंट नहीं होता। बचपन से बोला गया है कि हेलमेट पहन के गाड़ी चलाओ, आज भी बिना हेलमेट के गाड़ी लोग चलाते हैं और एक्सीडेंट होते हैं। दारू पी के गाड़ी मत चलाओ, लेकिन अभी भी चलाएंगे। मर्डर मत करो, नहीं तो तुमको जेल हो जाएगी, तब भी लोग कर रहे हैं। और भी बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं जो हमें पता है कि नहीं करना चाहिए। सेम चीज दिल्ली में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। कूड़ा जलाना मना है, लेकिन अभी भी इस समय में जब डेली मैसेज आ रहे हैं, सर देखिए यहाँ पे कूड़ा जल रहा है, वहाँ पे कूड़ा जल रहा है, प्लास्टिक जलाना मना है। मैं बचपन से सुन रहा हूँ। मैं जब स्कूल में था क्लास 2 में, मुझे अभी भी याद है कि मुझे 100 में से 100 मिला था पहली बार जिंदगी में किसी काम में, नहीं तो 40 के आगे कभी गया नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा था डोंट बर्न गार्बेज। 2 साल से क्लास 2 में मैं कितने साल का रहा हूँ? 7 साल का, 8 साल का। आज भी लोग कचरा जला रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान में लोग, मतलब ये नहीं कि भारत जला दो, कचरा एक जगह लाओ जला दो, नहीं, सेग्रीगेशन लोग बोलते नहीं है। आप दिल्ली छोड़ दीजिए, आर्य कॉलोनी चले जाइए, नेशनल पार्क चले जाइए, सो कॉल्ड उसमें जो लोग रहते हैं, जो कहते हैं कि मैं आदिवासी हूँ, मैं मानता हूँ, चलिए आदिवासी हैं आप, वो अलग टॉपिक है, लेकिन सुबह सुबह उनका एक काम रहता है, इतना बड़ा मटका रखा हुआ है, पूरे पत्ती लकड़ी ला के पानी गर्म करते हैं उन लोग। और आप कभी भी मेट्रो रेल से जाइए, आरे के बगल से सुबह सुबह धुआं भरा रहता है। पूरे मुंबई में कहीं फॉग वॉग नहीं है, वहाँ पे फुल धुआं भरा हुआ है। हर इंसान जो वहाँ रहता है मुझे फ़ोन करके बोलता है, सर ये जलने की खुशबू है, ये फॉग की खुशबू नहीं है। यस, डेली जलाते हैं। ये मैंने एक रील देखी थी कि ये फॉग नहीं है, ये धुआं है जो जला। तीसरा सबसे बड़ा, सबसे डेंजरस, हम लोग अपने घरों में रात को सो रहे हैं खिड़की खोल के कि चलो शांति से सोएंगे, नीचे हमारा जो चौकीदार है
उनको शायद लगता है कि स्नोफॉल होने वाला है मुंबई में, वो लकड़ी ला के जलाते ऐसे बैठे रहते हैं, सेकाई करते हैं। इतना बड़ा बिल्डिंग, करोड़ों रुपए के एक एक घर है, पता नहीं कितने करोड़पति लोग रहते हैं, उनको एक इलेक्ट्रिक हीटर तो दे सकते हैं ना। मैं मान लेता हूँ उनको ठंडी लग रही होगी, बट एक इलेक्ट्रिक हीटर लगा दीजिए, क्योंकि वो धुआं जो निकल रहा है वो 50 माले के बिल्डिंग है, सबके घर में जा रहा है, और रात भर मैं सोच के सूंघ रहा हूँ, अरे यार कोई कुछ जला दिया है। ये सब है गलतियाँ, और इसके ऊपर कानून बनने चाहिए। कानून बन गया है, कानून बन गया, फॉलो कोई फाइन है, फाइन। मैं तो जैसे बता रहा हूँ ना, कानून तो मर्डर करने में भी मना किया गया है कि मर्डर मत करो किसी का। कानून जब तक लॉ इन्फोर्समेंट नहीं होगा, लॉ इन्फोर्समेंट जबरदस्ती नहीं होता है, इंसान में वो सिविक सेंस आना चाहिए कि मैं जो कचरा जला रहा हूँ, हाथ तापने के लिए हो या पानी गर्म करने के लिए हो या शाम के तरफ मच्छर भगाने के लिए, अरे यार मच्छर बहुत अच्छी, आग लगा दो। सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, उसमें जो पत्ते अत्ते थे, स्ट्रॉज थे, मच्छर भगा रहे हैं, उसी को जला दिए। कहने का मतलब है हर इंसान को खुद समझ होनी चाहिए कि हमको क्या काम करना, क्या नहीं करना। हर वो एक्टिविटी जिससे आपका कार्बन फुटप्रिंट टेक्निकली बोलते हैं बढ़ता है, या आप पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, तो आप वो मत कीजिए, अपने आप साफ हो जाएगा। मुंबई में एक हफ्ता पहले यहाँ कंस्ट्रक्शन रोक लगा दिया गया, और सारे बिल्डर्स की करोड़ों रुपए की नुकसान हो रही है, और ये नुकसान बिल्डर्स की नहीं होती है, हम सब की होती है, जिसका घर बन रहा है उसको एक तो कई महीने बाद घर एक्स्ट्रा मिलेगा, और वो जो भाड़े पे रह रहा है ऐसा नहीं कि उसको एक्स्ट्रा भाड़ा मिलने वाला है। इतना अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, मतलब थोड़े टाइम के लिए रोक दिया गया। हाँ, अभी पूरे मुंबई में कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं कर सकते। अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में भी रूल्स फॉलो होने चाहिए। अब हर चीज में मैं नहीं बोलना चाहूंगा, बट ये है कि रूल्स बनाए गए हैं, आप उसको फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप देखिए 10 बजे के बाद, 8 बजे के बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद है, रात को 11 बजे भी ढंग 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 आवाज आता है, सुबह 8 बजे के बाद। बिल्डिंग में भी यही होता है, घरों में लोग आ जाते हैं, बट उसके बाद वो इंटीरियर कराते हैं तो सबको डिस्टर्बेंस होती है। एक रूल्स है, आप फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब रूल्स फॉलो कराने के लिए या तो फाइन सिस्टम होता है, यहाँ तो लोग ऐसे हो गए हैं कि हाँ ठीक है मैं फाइन दे दूंगा, मेरा काम करते रहो, क्योंकि प्रोजेक्ट का वैल्यू इतना ज्यादा है कि 1-2 लाख रुपए फाइन देने में क्या जाता है। शायद आपने सुना होगा कि अगर आपने एक शेर मार दिया या हाथी मार दिया, उसका फाइन 1 लाख रुपए है। मतलब जिंदा, एक कहावत भी है कि जिंदा हाथी लाख रुपए का, मरा हुआ हाथी 10 लाख का। ये सुना बात वही है। लोग तो हिसाब किताब देखते हैं, लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि कानून क्यों बनाया गया है, इसकी क्या वैल्यू है हमारे लाइफ सिस्टम में, एक लाइफ एक्सपीरियंस में, नेचर में। वो लोगों को कनेक्टिविटी क्यों नहीं है, वाई आर पीपल नॉट कनेक्टेड टू नेचर, मुझे समझ में नहीं आता। हमें ऐसा क्यों लगता है कि नेचर हमारे खिलाफ है। एक नेचर ही है जिसके कारण हम पैदा हुए हैं। नेचर को मैं बोलती हूँ, मैं सिंपल भाषा में कभी कभी समझाती हूँ वीडियो बना के, कि जैसा नेचर भगवान ने बनाया ना, अगर उसको छेड़ेंगे नहीं ना तो नेचर कभी हमारे पर उल्टा आएगा नहीं। वो हमें हील करता है। जैसे कि हम आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, जैसे कि पहाड़, दुनिया भर के पहाड़ पूरे प्लेन कर दे रहे हैं, कट कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत तकलीफ होती है। जब भी मैं गाड़ी से जाती हूँ तो मैं ड्राइवर को बोलती हूँ, ये बिस्किट जैसे, केक जैसे पहाड़ कटते हुए दिखते तो इधर दिल को तकलीफ होती बहुत ज़्यादा कि ये नहीं होना चाहिए, हमारे बस में नहीं है। शायद आप इसके ऊपर कुछ बता सकें कि इतना क्यों होता है, या इसको रोक लगानी चाहिए कि नहीं, या क्या है। बट एक कॉमन इंसान देख के तकलीफ ही होती है कि इतने पहाड़ नहीं कटने चाहिए। बिल्कुल, सेव अरावली बहुत बड़ा कैंपेन है। हाँ, वो भी देखा मैंने, लोग बहुत जुड़ गए हैं, बट मुझे बुरा लगता है कि इस इम्पॉर्टेंट चीज़ को लोग पॉलिटिसाइज कर रहे हैं जी, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये लोगों के जान की बात है, जो लोग, हमारे पूरे देश के फ्यूचर की बात है। हमारा जो देश का साइंटिफिकली तरीके से जो डेमोग्राफिक बना हुआ है, ज्योग्राफी ऐसा है कि ये पहाड़ हमारे रेगिस्तान को बढ़ने नहीं देता है, नहीं देते। तो पहाड़ के एक तरफ आप देखेंगे ज़्यादा रेगिस्तान है, पहाड़ के दूसरे तरफ देखेंगे ज़्यादा हरियाली है। लेकिन अब मैं इसमें कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि मुझे उतना नॉलेज नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो सबको ही पता है, कोई मैं नया बात नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों को भी पता है कि इस समय अगर मैं अकेले राजस्थान की बात करूँ, सालाना 20,000 करोड़ रुपए का पत्थर बेच के कमाई होता है गवर्नमेंट को। अब खरीदने वाले हम हैं जी। इंडिया में हर साल 40,000 करोड़ रुपए का सिर्फ ग्रेनाइट खरीदा जाता है।
ये ज़्यादातर 90% हमारा राजस्थान से आ रहा है। खरीदने वाला कौन है? हम है। कोई एक्सपोर्ट की बात नहीं हो रही है। राजस्थान में आज के ज़माने में 2.5 करोड़ लोग माइनिंग करके ही गुजर बसर कर रहे हैं। पिछले 50 सालों में उनका खानदानी काम ही यही है। काम ही वही है उनका। उन लोग पढ़े लिखे नहीं है। उनका काम ही है कि मैं माइंस में काम करूंगा, मैं पत्थर बेचूंगा, अलग अलग चीज़ें निकालूंगा। 2.5 करोड़ लोगों का रोजी रोटी चल रहा है। और फिर आज न्यूज़ ये आया है कि कुछ 130-140 पहाड़ थे, उसमें से 30-40 पहाड़ तो फुल गायब हो गए हैं, रेगिस्तान बन गया है। तो जहाँ हमारा इकोनॉमिक सिस्टम ही उसके ऊपर बना हुआ है जी। इतने सालों से, और ये कोई एक साल से नहीं हुआ है, ये तो सालों से ताजमहल के टाइम से चला आ रहा है। कहते हैं कि 5000 साल का हिस्ट्री है, जहाँ वहाँ से पत्थर निकाले जाते हैं, अलग अलग खनिज निकाले जाते हैं और देश भर में इस्तेमाल होता था जी। तो ये तो हमारा कल्चर का ही पार्ट है कि वहाँ पे खोदो। अब गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया है वो कुछ सोच समझ के बनाया है। मुझे तो बड़ा अजीब लगता है कि इतने सारे लोग आए हैं वहाँ पे बोलने के लिए कि मत खोदो, लेकिन जो खोदने वाले हैं वो जो 2.5 करोड़ लोग हैं, उन लोग कहाँ हैं? क्या उन्होंने बोला है कि मत खोदो? उन लोग, उनको खाना कौन देगा? तो या तो उन लोग अगर खुद मान गए हैं कि भाई मत खोदो, हम कुछ और कर लेंगे, भीख मांग लेंगे, लेकिन हम पत्थर नहीं तोड़ेंगे, पहाड़ नहीं तोड़ेंगे, पेड़ नहीं तोड़ेंगे। 30% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर खत्म हो चुका है पिछले 50 सालों में। वहाँ पे पूरा खत्म हो गया है। 30% क्या होता है? कह रहे थे किसी ने कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का पेड़ खत्म हो गया, फॉरेस्ट। सो ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बहुत कुछ सोचने लायक बातें हैं। माइंस अगर आप देखेंगे, इंडिया के जो बड़े बड़े माइंस है, जो नीचे से हम लोग पत्थर और अलग चीज निकाल रहे, इंडिया के ऐसे ऐसे माइंस है जो 4-4, 5-5 घंटा लगता है सिर्फ नीचे से ऊपर ट्रक को आने में जी। तो ये ऐसा कुछ टॉपिक नहीं है कि मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक या जगह जगह 4 चीज़ देखा, 4 चीज़ पढ़ ली और बोलना शुरू करे कि ये अच्छा है या बुरा है। मेन है कि हमारे देश के लिए क्या अच्छा है, उस हिसाब से। ये बहुत डीप बातें हैं, बहुत समझने वाली बात है, और हर इंसान को अपने तरीके से समझ होनी चाहिए। जब सब समझ जाएंगे तो ऐसी गड़बड़ होगी नहीं, जो मुझे सिंपल वे से समझ आता है। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, मैं सर की बहुत सारी ऐसी रील्स देखती हूँ जो कि बहुत सारा आप ज्ञान देते हैं, जो कि मैं इस पॉडकास्ट के जरिए आपकी रील की फ़ोटोज़ भी उसमें शेयर करेंगे। मैंने एक वो रील देखी थी जो कि आप तालाब जैसी जगह के ऊपर वो आप प्लांट दिखा रहे हो, जो कि ज़मीन के अंदर प्लांट होते हैं, जो कि रोकते हैं पानी को आगे जाने को। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए कि वो क्या था, कि मुझे तो समझ आ गया था, बट मैं चाहती हूँ दर्शक भी समझे कि वो पेड़ों को क्यों नहीं काटना चाहिए, जो कि हमारे पानी को रोकते हैं। देखिए, मैनग्रोव बड़ा ही जी, आई वुड से, हमारा जैसे कोविड वैक्सीन हमने लिया था ना, कोरोना से बचने के लिए, तो वैसे ही शहर को बचाने के लिए वो एक वैक्सीन है, नेचुरल वैक्सीन है। शहर बनता ही नहीं अगर किनारे किनारे मैनग्रोव नहीं होते, क्योंकि समुंदर का जो खारा हवा है वो शहर को बसने नहीं देता है। तो मैनग्रोव एक वैक्सीन है जो हर सपोर्ट है उसकी। हाँ, दुनिया में जितने भी जहाँ समुंदर है, किनारे किनारे या तो पत्थर होते हैं बड़े बड़े जो शहर को बचाते हैं, या तो बीचेस होते हैं, बीच में आप देखेंगे पानी को रोकता है। तीसरा जहाँ नहीं होता वहाँ धीरे धीरे मैनग्रोव ग्रो करता है, जो हज़ारों साल लगते हैं ग्रो करने के लिए, रातों रात कुछ नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है पेड़ मैनग्रोव लगाने के लिए, जल्दी उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो वो हमारे शील्ड है, वो हमें बचा के रखा है, लेकिन हमारी ही गलती है। फिर अभी जैसे परसों बहुत बड़ा आंदोलन हुआ मुंबई में कि 40-45 हज़ार मैनग्रोव के पेड़ काटे जा रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? मत काटो। एक बात ये बताइए, गवर्नमेंट किसके लिए काम कर रही है? हमारे लिए काम कर रहे हैं। हमने उनको वोट दे के लाया है। उनका सबसे पहला प्रायोरिटी है कि इंसान को बचाओ। हमने इतने इंसान पैदा कर दिए हैं, ये हम प्राउडली बोल सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला जनसंख्या हम हैं। इन जनसंख्या को लाइफ एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो हम कैसे सरवाइव करेंगे?
बात रोजी रोटी की है। हमारे घर में सबसे पहले क्या आता है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी सबसे पहले आता है, और रोटी, कपड़ा, मकान पानी के बिना नहीं होगा। रोटी, कपड़ा, मकान सांस के बिना नहीं होगा। ये सब तो बेसिक्स है। तो उसी के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। और अगर मकान नहीं होगा, हम लोग आसपास जा नहीं पाएंगे, आ नहीं पाएंगे, तो हमारा देश ऐसे ही काफ़ी तरीके से हम लोग दूसरे देशों से बहुत पीछे चल रहे हैं। इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है, ये दुनिया में नया चीज़ नहीं है, याद रखिएगा। जितने भी उन्नत देश हैं, आप देख रहे हैं आज जो उन्नति पे पहुंचे हैं, वो एक समय उनका भी पूरा शहर, पूरा देश लगता था कि कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है पूरा देश में। एक 20-25 साल अमेरिका ने सिर्फ रोड बनाए हैं। कहते हैं अमेरिका इज नॉट ग्रेट बिकॉज ऑफ द रोड्स, इट इज बिकॉज ऑफ द रोड्स अमेरिका बिकेम प्रॉस्परस। उन्होंने कनेक्टिविटी पे बहुत काम किया है। वो जो रिसर्च मैंने पढ़ा था 1950 से लेके 1980 के बीच में, ये 25-30 साल का जो गैप, जो समय है, अमेरिका ने सिर्फ रोड्स बनाए हैं। अपने गांव हर जगह अच्छे रोड्स बनाए। जो इंडिया में रोड्स दिखते हैं ना, एकदम अमेरिकन रोड्स के लगता, पहले तो लगता है हम लोग अमेरिका में कि इंडिया में। अमेरिकन खुद बोलता है कि मैं अमेरिका में हूँ, इंडिया में समझ में नहीं आ रहा है। हमारे रोड्स का क्वालिटी बहुत अच्छा है और बहुत फास्ट हमने बनाया है, जो वर्ल्ड में कभी नहीं हुआ है। मैंने थैंक यू बोलता हूँ नितिन गडकरी साहब को, कि उन्होंने जो देश के लिए किया है वो बहुत बड़ा। और मैं बोलती हूँ कि जो हमारे देश के नेता लोग जो हमारे लिए काम करते हैं, वो कई बार बहुत मेहनत करते हैं, बट हमारी नज़रों में कि हम एक वोटर हैं, हम वोट देते हैं, तो हम उनकी मेहनत को समझ नहीं पाते। जैसे आप गडकरी जी का थैंक यू बोल रहे हैं, तो मैं भी इस चीज़ को फील करती हूँ कि जो पूरी दुनिया, हम लोगों से एक फैमिली नहीं संभाली जाती, तो वो पूरी इतनी दुनिया का काम करते हैं, तो उनको कितनी टेंशन है, उनको कितना प्रेशर है कि हर चीज़ को अच्छा रखने के लिए, तो अच्छा कर रहे हैं। हम अच्छी नज़र से देखेंगे तो हमको समझ आएगा कि वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये सब आज से 50 साल पहले होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। हम लोग अभी रिसेंटली 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मनाए हैं, बट ये जो 50 साल में काम नहीं हुआ, वो हमें 5 साल में करके ख़त्म करना है, या 10 साल में, जितना जल्दी हो सके। अब जब किसी काम को जल्दी करने की कोशिश करेंगे, गलतियाँ होंगी, थोड़ी बहुत होती हैं। मैं तो बोलूँगा चोट भी लगेगा, लेकिन हमें तैयार रहना पड़ेगा, नहीं तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। ऑलरेडी बहुत पीछे, हमें और आगे ले जाने के लिए बहुत फास्ट चलना जरूरी है। जैसे हम लोग जब भागते हैं तो एनर्जी ज़्यादा लगता है, चलता हुआ आदमी कम गिरता है, भागता हुआ आदमी पहले गिरता है। तो इसलिए वो मेंटली रेडी रहना पड़ेगा, और हमें अच्छा सपोर्ट है गवर्नमेंट का, अच्छा सपोर्ट है NGOs का। हमको थैंक यू बोलना चाहिए गवर्नमेंट का हमेशा, और सबको साथ देना चाहिए कि जो हमारे देश के लिए अच्छा कर रहे हैं उसकी सपोर्ट करनी चाहिए सबको, जो कर रहे हैं अच्छा। हाँ, जो आपको शायद याद होगा सर मैम, मोदी जी ने कहा था जन आंदोलन, सिटीजन्स मूवमेंट बहुत जरूरी है जी। जब तक आम आदमी एक अच्छे काम से नहीं जुड़ेगा, वो अच्छा काम नहीं कहलाएगा। कोई भी काम जब हो रहा है, आप देखिए स्वच्छ भारत अभियान दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इनिशिएटिव बन गया है जी। लोग जो बीमार पड़ते थे, अब लोग कम बीमार पड़ने लगे। लेडीज़ जिनका आधा दिन पानी भरने में और मॉर्निंग रिचुअल्स करने में चला जाता था, वो अब घर में हैं और अच्छा काम कर पा रहे हैं, अपने हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं। बच्चे जो माताओं के साथ जाते थे पानी भरने के लिए, और वो उनके घर तक पानी आ गए हैं, घर तक बाथरूम बन गए हैं, तो अब पे गैस आ गए हैं, तो वो 4-5 घंटा बच्चा स्कूल जा पाता है। नहीं तो मम्मी बोलती थी ये बच्चे को स्कूल भेजूं कि मैं घर के लिए पानी लेके आऊं, और सुबह जाना है, अंधेरा खत्म होने के पहले वापस भी आना है, अब मेरे हस्बैंड के लिए खाना बनाना है। अब उनके पास वो समय मिला है कि वो अपने लिए सोच सकें। इससे बड़ा हेल्थ इनिशिएटिव दुनिया में कोई नहीं है जो हमारे देश में हो रहा है। मैं जिस भी देश में जाता हूँ, लोग एक ही चीज़ बोलते हैं, यार तुमने कैसे करके दिखाया, ये बताओ, बोला आके देखो। और ये किसी गवर्नमेंट ने नहीं करके दिखाया, गवर्नमेंट का सोच होता है। मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि मोदी जी ने करके दिखाया, नहीं, उनका आइडिया था, आगे फॉलो लोगों ने करके दिखाया, उसको किया। और एक चीज़ सर, मैं तो सर की सब रील देखती हूँ, तो मैं बहुत इम्प्रेस होती हूँ आपकी छोटी छोटी चीज़ें, जो कि हम इन सब बातों को कर रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ और आपसे पूछनी है, या आपसे गाइडेंस लेनी है उस चीज़ के ऊपर, कि जो प्लास्टिक के ऊपर आप बहुत समझाते हैं, जो कि हम सबको वही हो गया कि हर इंसान को खुद सोचना है। जो आपने प्लास्टिक वाली जो वॉल दिखाई है कि बॉटल से, गोवा में आई थी, है ना, गोवा में प्लास्टिक वॉल है,
जो कि आपने अपनी किसी रील में बताया, तो वो कितनी लंबी है और कैसे उसके ऊपर इनिशिएटिव लिया लोगों ने, बनाया, वो एक बहुत प्यारी सोच है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी। थोड़ा सा उसके ऊपर बताइए वो क्या चीज़ है, कैसे प्लास्टिक की बॉटल से बनी और किन्होंने बनाई? देखिए, प्लास्टिक एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि आज के ज़माने में कम से कम $15 बिलियन का प्लास्टिक वेस्ट के फॉर्म में कचरे में पड़ा हुआ है, जलाया जाता है। किसी भी डंपिंग ग्राउंड में जाइए, रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, हमें निकाल के यूज़ करना है। गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है कि मटेरियल रिकवरी शुरू किया जाए, जिसमें से प्लास्टिक निकालिए। प्लास्टिक के 7 वैरायटीज़ होते हैं। हमें आज भी ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि ये जो प्लास्टिक मैंने पी लिया ये कचरा है। जस्ट इमेजिन, कहते हैं कि हर इंसान अगर जितना वेस्ट आप क्रिएट कर रहे हैं ना, 4 जन का अगर फैमिली मेम्बर है, साल में 2000 रुपये का प्लास्टिक का कचरा आप फेंक दे रहे हैं जो आप कमा सकते हैं। तो मैंने एक कैंपेन लेकर आया कि मैं एक श्रेडिंग का मशीन दे दूंगा सोसाइटी को, जहाँ 300 फ्लैट है। 300 फ्लैट वाले सोसाइटी बहुत है, कम से कम 500 सोसाइटी मिल जाएंगे। मैंने बोला आपको श्रेडिंग मशीन दे दे रहा हूँ, आपका जो पेट बॉटल आता है, जो कोल्ड ड्रिंक पीने वाला और पानी पीने का जो बॉटल आता है, तेल जिसमें आते हैं, आप उसको टुकड़े टुकड़े करके जमा कीजिए। 30,000 रुपया टन के हिसाब से कंपनियां खरीद के ले जा रही है। सोसाइटी को इनकम शुरू हो गया उस चीज़ से। सालाना अगर एक 300 सोसाइटीज़ का, 300 फ्लैट्स का सोसाइटी है, तो साल में 6 लाख रुपए उसका इनकम हो सकता है सिर्फ अपने ही कचरे से। तो यही मैं लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लोगों को लगता है MLP जो रैपर्स है, जो हम लोग चिप्स खाते हैं, चॉकलेट का जो चमकील वाला होता है, अंदर एक सिल्वर लाइनिंग होता है, आज भी लोगों को लगता है उसका तो कोई इस्तेमाल नहीं, कबाड़ी वाला भी नहीं लेता है, उसको जला दिया जाता है या नाली में डाल देते हैं, नदी में डाल देते हैं, समुंदर में चला जाता है, और जिससे पर्यावरण तो छोड़िए, हमें इंसानों को पर्यावरण से कोई मतलब नहीं, वो अपना सोचता है। पर ये सोचिए कि जो इंसान मछली खाता है या क्रैब्स खाता है या झींगा खाता है, उसके पेट में यही प्लास्टिक जा रहा है जो आप खा रहे हैं। अगर मैं इंसान की ही बात करूं, बाकी सब दुनिया जाए जो है, हमें मतलब नहीं है, तो अपने लिए भी आपका फुल साइकिल में आ रहा है, वो बड़ा डेंजरस चीज़ हो जाता है। दूसरा, प्लास्टिक जब पानी से में जाता है तो प्लास्टिक कभी भी नीचे नहीं जाएगा, वो तैरेगा। पानी के ऊपर सतह में जब ब्रेक डाउन होने के बाद वो माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं, जब वो प्लास्टिक तैरता है, धूप गिरता है, ज़्यादा गर्म होता है वो पानी, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, मतलब जो ठंडी हवा समुंदर से आनी चाहिए शाम के तरफ, उसके जगह गर्म हवा। तो अल्टीमेटली इंसान ही सफ़र कर रहा है अपनी ही गलतियों। इसीलिए एक खूबसूरत इनिशिएटिव हम लोग हर जगह कर रहे हैं, और कोशिश ये है कि लोगों को अलग अलग कला के माध्यम से सीख के फिर और अपने आइडिया और लोग लगाते हैं, और जिसको अब लग रहा है कचरा है फेंक देते हैं। प्लास्टिक इज़ नॉट अ वेस्ट। हम जो प्लास्टिक वेस्ट कहते हैं वो वेस्ट है ही नहीं, पहले तो वो पैसा जो आप फेंक रहे हैं। आज बहुत अच्छा काम हो रहा है देश भर में, वेस्ट सेग्रीगेशन हो रहा है, एंड लाखों लोगों को जॉब मिल गया उस चीज़ में, क्योंकि लोगों को पता नहीं था। जो हम लोग डस्टबिन में डाल देते थे, अब वो सूखा, गवर्नमेंट इसलिए बोल रही है सबको कि गीला कचरा सूखा अलग कचरा रखो। गीला कचरा खाद बनेगा, उससे खाना बनेगा, हमें मिलेगा, केमिकल कम यूज होगा। सूखा कचरा अलग करो, फैक्ट्रियों में बेचो बोल रही है गवर्नमेंट। कोई पैसा थोड़ी ना लेती है, गवर्नमेंट खुद अलग अलग करने बोलती है और फिर बेचने बोलती है। हमारा कूड़ा वाला जो घर में आता है और कबाड़ी वाला, हम लोग अलग अलग जो नाम दिए हुए उनको, एक्चुअली तो कबाड़ी वाले हम खुद ही हैं जो कबाड़ी बना रहे हैं, और उनको बोलते हैं कबाड़ी वाला। तो कबाड़ी वाले तो एक्चुअली हम हैं जो उनको कबाड़ी देते हैं, और वो तो पैसे वाला है जो पैसा दे के कब से खरीद रहा है। इससे महान आदमी कोई हो सकता है दुनिया में? तो यही है सोच। तो लोगों को ये लगे कि भाई प्लास्टिक वेस्ट नहीं है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है, उसको मटेरियल दोबारा इंडस्ट्री में जाना चाहिए। छोटा सा एग्जाम्पल, आपने एक सोना खरीदा जी 10 तोले का, सोच लीजिए 100 साल इस्तेमाल किया, क्योंकि आपके परदादा दादी लोगों ने आपको गिफ्ट किया, तो अभी तो आप उसको फेंक नहीं देंगे ना, नया खरीदने के पहले आप उसको वापस देंगे, भैया ये लो, इसमें से नया कुछ बना दो, ये लो, इसमें से जो मटेरियल लॉस हुआ है आप और उसमें सोना चांदी डाल के एक नया कुछ अच्छा बना के दे दो। बट प्लास्टिक और ऐसे चीज़ों को हम लोग फेंक क्यों देते हैं? क्योंकि हमें उसका मटेरियल का वैल्यू नहीं है, पर उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। मैं ये भी बोलती हूँ कि लोगों को पता ही नहीं है। तो जितना, ये तो देश का सौभाग्य है कि हमारे देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ऑफ 150 करोड़ आबादी का आदमी, समझ रहे क्या चीज़ है क्या वो? चीज़ है? इस समय देखा जाए तो वर्ल्ड का बिगेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनकाइंड इज 150 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी। एंड देश के बाहर भी आपको पता है 2 करोड़ लोग हैं हम्म। जो देश के बाहर रहते हैं, हम्म। तो उनको भी नहीं भूलना चाहिए। ही इज जी। रिप्रेजेंटिंग ऑल एवरीबडी। इतना बड़ा जगह वो पहुंच पाए हैं, पहुंच हमारे पाए। भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, हम सब के लिए बड़ी बात है। मैं खुद उनको बहुत नमन करती हूँ। मैं मोदी जी की मैं फैन, जो भी वो कर रहे हैं ना, मुझे उनमें बहुत सारी अच्छाइयाँ दिखती हैं कि वो बहुत अच्छा वो तो है ही है। इनिशिएटिव ले रहे हैं, काम कर रहे हैं जो भी। प्लस हर मंच में जाके बोलते हैं स्वच्छता बहुत जरूरी है। स्वच्छता बहुत जरूरी है। हर मंच में उनको क्या पड़ी है बोलने की, वो अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं, लेकिन हर मंच में वो ये बोलते हैं स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। आज शायद ही कोई इंसान है इंडिया में जो बोले कि स्वच्छ भारत अभियान के बारे में किसको नहीं नहीं पता, सबको लेकिन फिर पता भी है। नहीं कर रहे नहीं करते हैं। मतलब क्या है फिर? हाँ, क्यों? सिविक सेंस नहीं है। उनको लगता है वो उनका काम है, प्रधानमंत्री का काम है स्वच्छ भारत रखने का। वो आके सफाई करेंगे हमारी। हर इंसान को खुद करनी है कि तो ऐसे अपने लोगों आस को- पड़ोस को हमको क्लीन रखना है। ऐसे लोगों को तो भाई भगवान बुद्धि दे, यही मैं बोल सकता हूँ। खैर सॉरी, मैं थोड़ा कैरीड अवे हो जाता हूँ कोई कभी बात कभी नहीं, बात हमारा में। टॉपिक ही ऐसा जी, वो आप जो बात करते हैं हमारा क्वेश्चन वैसा ही घूम जाता है नहीं, कि हमको इस टॉपिक पे बात करना है। इतने सालों से आप ये सब अपने जो काम कर रहे हैं, 20 साल 25 साल 15 साल 15 साल जो भी 2010 में हमने 15 शुरू साल किया था। में आपको क्या लगता है कि आपने क्या अचीव किया? आपके मन को क्या शांति मिलती है? मुझे तो ऐसे लगता है कि आप बहुत पीसफुल अपने को समझते होंगे कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, जो मुझे समझ आ रही है। बट आप इसको कैसे देखते हैं वो थोड़ा बताइए। एक्चुअली मुझे लगता है अभी 15 साल मेरा वेस्ट हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से मुझे काम करना चाहिए था वो अब मैं सीखा हूँ। सीखे। एक बहुत इंसिडेंस था मेरे, मैंने इंसिडेंस तो नहीं बोलूँगा कि बहुत, मेरा भी किस्मत अच्छा था कि एक दिल्ली में एक मंच में प्रधानमंत्री जी बैठे थे, मोदी साहब, और हम लोग कुछ 150-200 लोग बैठे थे, सब बहुत दिग्गज लोग थे। उन्होंने एक बात कहा, आज से 2 साल हो गए इस बात को। उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट आप लोग अपने अपने शहरों में कर रहे हैं, स्केल बहुत छोटा है और हमारा देश बहुत बड़ा है। आप ये सोचिए कि आपके जो आइडियाज़ हैं लोगों तक कैसे पहुंचेगा, आपके जो आइडियाज़ हैं लोगों को फ़ायदा कैसे होगा। आज अगर 100 लोगों को फ़ायदा हुआ, आप ये सोचिए कि हमारे 150 करोड़ लोगों को कैसे फ़ायदा होगा। ये चीज़ जब मैंने सुना तब मुझे पता चला कि मैं जो कर रहा हूँ वो कुछ नहीं है। मिशन ग्रीन मुंबई कुछ नहीं है। तो अभी मुंबई हट के मिशन ग्रीन भारत हो चुका है। एंड उस दिन से पिछले 1.5 सालों से मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे देश में जाऊँ, लोगों को बताऊँ कि जो चीज़ मुझे फ़ायदा हुआ है आपको भी हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि जो मुझे फ़ायदा हुआ है आपको नहीं होगा। इस चक्कर में हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपके काम में बेनिफिट बहुत है ना, लोगों को बेनिफिट है, तो वो पूरी दुनिया तक जाना चाहिए। तो आपको लगता है कि 15 साल जो मैंने मेहनत की है, अब आप और अच्छे से सीख चुके हैं और इसको और अच्छे तरीके से पूरी दुनिया में करना चाहते हैं। 15 साल तो मैं मान लेता हूँ मेरा ट्रेनिंग हुआ है। अब अगला आई होप कि 15 साल में मैं जितना लोगों तक ये पहुँचा सकूँ, जैसे कि ये जल संचय के ऊपर किताब मैंने आपको दिया, पानी भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जल संचय के ऊपर बुक है आपकी? हाँ जी, मैंने मेन ये है पानी कि का बचाव। ये हम आपकी जो रील्स में आपने बताया है ना, जी उन्हीं की पिक्चर लेके हम जरूर अपने पॉडकास्ट में ऐड करेंगे, बिल्कुल, ताकि वो लाइव जो आप बताते हैं वो चीज़ें समझ आएंगी लोगों को, और आपके पेज को फॉलो करेंगे कि आपके पेज पे लोग जाएं और सीखें। क्योंकि मैं पर्सनली बहुत कुछ सीखती हूँ आपसे, कि बहुत चीज़ें आप समझाते हैं। तो बहुत अच्छी बातें हमारी चल रही है। अभी हम छोटा सा लेते हैं ब्रेक, बिल्कुल, उसके बाद आगे। तो मुखर्जी जी, आपसे बहुत प्यारी और बहुत ज्ञानवर्धक बातें हो रही हैं, जो कि हमको और हमारे देखने वाले सारे दर्शक जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। एक मेरा क्वेश्चन आपसे, जो आपका मैंने पढ़ा था कि 100 सिटी विद 100 AQI, जो आपने ये 100 ट्रीज जो लगाने हैं, उसका क्या मतलब है, वो थोड़ा सा समझाएंगे थोड़ा? देखिए इस समय सबसे बुरी बात यह है कि दुनिया के जो टॉप 100 पॉल्यूटेड शहर, जहां इंसान को एक्चुअली रहना ही नहीं चाहिए, 100 AQI लेवल माना जाता है।
अगर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से ज़्यादा हो मतलब वहाँ का सांस लेना भी AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स इंडेक्स, वो एक उसका मापदंड है, हो मापते हाँ, हैं, है ना? हवा में अलग अलग कंपोनेंट होते हैं जी। अलग अलग गैसेस होते हैं और उसमें एक पार्ट होता है डस्ट कितना है और वो डस्ट आपकी गाड़ियों से निकलता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से निकलता है, जलाने से निकलता है, वो धुआं में वो मिक्स रहता है। सिर्फ धुआं परेशान नहीं करता है, बट उसी धुएं में अगर अलग अलग चीज़ें जो मिक्स होती है वो हमारे लंग्स को खराब कर देता है। सिगरेट भी तो वही है, जब कोई स्मोक कर रहा है तो वही धुआं अंदर जा रहा है। अगर मैं ये बोलूँ कि आप ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ ऑलरेडी सिगरेट का धुआं भरा पड़ा है तो वही बात हो गई है जहाँ AQI 100 हो। एक सिगरेट का AQI 400 होता है, बट अगर मैं बोलूँ दिल्ली के AQI 700 750 है मतलब क्या बैठे बैठे स्मोकिंग ही कर रहे हैं। एक बच्चा पैदा हुआ पिछले महीने, बाप ने हाथ में लिया और डॉक्टर बोल रहा है आप इसको घर तो ले जा रहे हो लेकिन घर ले जाने के साथ साथ एक एयर प्यूरिफायर भी लेके जाओ, ये तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा, हो सकता है उसके लंग्स में डिफेक्ट आ जाए। तो ये कौन सा दुनिया हमने बनाया है? और अगर हमने अपनी गलतियों से बनाई है। मुंबई दिल्ली भी ऐसा हो जाए तो ये हम लोगों ने एक 30 पॉइंट प्रोग्राम बनाया है जिससे हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये आप चीज़ें कीजिए जिससे आपका एयर क्वालिटी अच्छा होगा, ये चीज़ें कीजिए जिससे आपका एयर क्वालिटी खराब ही नहीं होगा। एंड इसमें हम लोग पैसा खर्चा करने की बात नहीं कर रहे, हम लोग बोल रहे हैं हमारे लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाना चाहिए। हम लोग हमेशा बात करते हैं आउटडोर एयर क्वालिटी का, इंडोर एयर क्वालिटी का तो कोई बात ही नहीं करता। आपने अक्सर सुना है कि कोई टॉर्टॉइज चल रहा था, उसकी धुएं में जान चली गई, घर में पेस्ट कंट्रोल हुआ, वो रात को सो गए उसमें, सुबह जान चली गई। कितना सारे चीज़ें हैं हमारे घर के अंदर जिसके कारण घर के अंदर का एयर क्वालिटी खराब होता है। जिस केमिकल से अगरबत्ती बनाया जाता है, अगरबत्ती आर्टिफिशियल केमिकल से बनाया जाता है, नेचुरल तो बन नहीं सकता। पूरे इंडिया में इतना सारा सैंडलवुड अगरबत्ती जलता है, अगर हम एक्चुअल सैंडलवुड यूज करना शुरू करें तो 2.5 दिन में इंडिया के सारे सैंडलवुड के पेड़ खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा सबको सैंडलवुड को हिंदी में क्या कहते हैं याद ही नहीं आ रहा है। सैंडलवुड का खुशबू बहुत, वो उसकी स्टिक आती है लकड़ियाँ, हाँ। जो हम जलाते हैं, तो सैंडलवुड शीशम की लकड़ी, सैंडलवुड कुछ और है, बट एनीवेज चंदन है। हाँ। तो चंदन हमारे पास उतने पेड़ ही नहीं है जितने ज़्यादा तो हम लोग 2-3 दिन में जला देते हैं, तो सब केमिकल से बनता है। एंड अगर आपने अगरबत्ती देखा हो, उसका जो डंडी है वो बाम्बू का बना रहता है, बैम्बू। और बैम्बू में जब उस केमिकल को हम लोग डालते हैं तो वो टॉक्सिक हो जाता है, तो कैंसरस हो जाता है, और ज़्यादातर मंदिर लोगों के घर के अंदर है। मैं तो खुद बहुत जलाती हूँ। और आप ठंडक का समय है, खिड़की दरवाजे खोल नहीं रख सकते, बंद करो। गर्मी में बहुत गर्मी, AC चल रही है, बंद करो। और उसमें हम लोग हमारी रक्षा करना और वो जो लगा दिए हैं वो तो हमारी रक्षा तो कर नहीं पा रहा है। मैं तो मजाक में कभी घर में बोलता हूँ कि आप तो गणपति बप्पा के सामने जो आपने जो जलाया है, गणपति बप्पा तो खुद ही गुस्सा हो जाएंगे आपके, वो आप उनके नाक के सामने लगा दिए। तो जो हम घरों में अगरबत्ती जलाते हैं तो क्या चीज़ जलानी चाहिए? क्योंकि मैं तो खुद जलाती हूँ और वो धुआं भी करती हूँ। अगरबत्ती इंडिया का कल्चर नहीं है। ये किसका कल्चर है मैं उसके बारे में नहीं जानता। हमारा इंडिया का कल्चर है धूप, होम होता है, धूप होता है, यज्ञ होता है। हाँ। तो उसमें जो चीज़ें सामग्री इस्तेमाल होती है जो घर को कॉन्सिक्रेट करता है, जैसे गूगल हो गया, लुभान हो गया, ये सब चीज़ें जलाते हैं ना, मैं वही करती हूँ। वो असली है गूगल, लुभान, और एक मैंने कर्ली पाउडर एक लेके आई, बहुत सुंदर, देशांत यज्ञ बोलते हैं ना, वो करते हैं, खुशबूदार पाउडर जो कि बहुत ही सुंदर चीज़ों से बना होता है। तो वो हमें मेक श्योर करना है कि आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो नेचुरल फॉर्म में हो, उसमें मिलावट ना हो। जिस तरीके से हमें लगता है कि हम चंदन का अगरबत्ती यूज़ कर रहे हैं, जो चंदन होता नहीं है, तो जो आपको खुद ही मार रहा है। आप किसी छोटे बच्चा जब पैदा होता है, आजकल उनको भी बोला जाता है कि भाई अगरबत्ती मत जलाना अपने रूम में, उसका लंग्स खराब होते हैं। अभी
झेल नहीं पाएगा इतना ज़्यादा, उसका लंग्स उतना कैपेसिटी डेवलप नहीं हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आगे से तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हाँ, हैं। बहुत से हैं। तो मेरा ये कैंपेन है कि आप हमें मेल ड्रॉप कीजिए, आपको मैं मिशन क्लीन एयर का ये पार्ट है। मिशन क्लीन एयर मतलब कि हम आप सबको, आप भी जो हमें सुन रहे हैं, हम सबको क्लीन एयर एम्बेसडर बनना पड़ेगा। यस, क्लीन एयर के एम्बेसडर यानी कि आप पहले सीखिए कि आप क्लीन एयर कैसे रख सकते हैं, क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। खर्चे की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। देखिए, हम खुद ही अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं जो हमें मार रहा है। तो ऐसा पैसा नहीं खर्चा करूंगा। हमारी एक्टिविटी अगर मुझे मार रहा है तो मतलब क्या मतलब हो गया। हमारा एक्टिविटी हमें और हेल्दी करना चाहिए। तो इस कैंपेन के अंतर्गत हम लोगों को बता रहे हैं कि आप प्लीज ये कीजिए, एंड आपको क्लीन एयर एम्बेसडर बन के 100 और लोगों को प्रेरित करना है कि आप भी क्लीन एयर एम्बेसडर बनिए। तो आपको मिलना हो या आपको फॉलो करना हो तो आप अपने पेज का नाम या डिटेल आप खुद ही बताइए सबको, ताकि हमारी पहचान पॉडकास्ट के जरिए लोग जो जुड़ेंगे, जो आपको देखेंगे और आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। कैप्शन में तो मैं सब चीज़ें डालूंगी, बट आप खुद भी अपनी डिटेल थोड़ी सी बता दीजिए ताकि आपसे जुड़ना हो सर जी से, तब कैसे जुड़ सकते हैं। यानी मिशन ग्रीन मुंबई तो है ही है पेज, आप गूगल करेंगे, इंटरनेट पे देखेंगे, सब मिलेगा। मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर, सब कुछ है। और जिनको भी प्लांट लगाने हैं, ये इन चीज़ों से जुड़ना है ना, देश को क्लीन करना है, घर को क्लीन करना है या अपनी सोसाइटी को करना है, तो आपसे गाइडेंस ले सकते हैं। कोशिश करता हूँ कि सही गाइडेंस दे सकता हूँ। एंड कुछ रिसर्च साइंटिस्ट हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनसे डिस्कस करके हम लोग सॉल्यूशंस लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे मेल ड्रॉप कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और जो भी आपके पास जो क्वेश्चंस होते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। एंड ये जो हमने 100 शहर उठाए हैं, अनफॉर्चुनेटली जैसे देश का, जिसमें बताते दुनिया के 100 पॉल्यूटेड शहर में से 97 शहर इंडिया के हैं। तो उन शहरों में हम लोग जा रहे हैं पर्सनली, वहाँ के यूथ से एंगेज कर रहे हैं। जहाँ 100 AQI से ज़्यादा है या हुआ था कई बार, उनका तो मतलब आधे से ज़्यादा समय पॉल्यूटेड ही रहता है, और वहाँ 100 पेड़ भी कम से कम लगाएंगे। कहने का मतलब है कि 100 लोगों को मैं तैयार करूँ वहाँ पे, जो उस शहर में एज अ क्लीन एयर एम्बेसडर बन के लोगों को सिखाएंगे, समझाएंगे कि भाई ऐसा करो, ऐसा करो। और एक चीज़ मुझे मेरे दिमाग में अचानक क्वेश्चन आया कि अगर हम पेड़, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे हाथों से भी पेड़ लगवाइए, मैं लगाऊँ, एक खुशी होती कि हमने, तो वो पेड़ भी कौन से लगाने चाहिए जो कि सालों साल हमको छाँव तो देते हैं या मजबूती से खड़े रहते हैं, जिसको मेंटेनेंस भी कम लगती है। वो कौन से ऐसे प्लांट हैं जो कि हमको वो लगाने चाहिए? हर पेड़ इम्पोर्टेंट है। तुलसी की अपनी महत्व है, एक छोटा सा फूल है, डालिया, क्रिसैंथेमम, दुनिया भर का जो है गेंदा, उसका भी, गुलाब का भी अपना महत्व है। तो पेड़ छोटा हो या बड़ा हो, उसमें भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। सबकी वैल्यू है। पॉलिनेटर्स होते हैं जिसमें से मधुमक्खियाँ और तितलियाँ खाना खाती हैं, वो भी बहुत ज़रूरी, जो ख़त्म हो गया है। हर टाइप का पेड़ ज़रूरी है, जो आप आसानी से लगा सकें, जो आप खुद ध्यान रख सकें, और जो आपको मन में पसंद हो। जैसे हमको कोई खाली जगह दिखी है, कि हमारा तो मकसद तो यही है ना कि हमारा भारत देश ग्रीन रहना चाहिए, उसकी भी जगह डिसाइड होती है कि हमको यहीं पर लगाना है या किसी को पूछ के लगाने चाहिए। पेड़ लगाने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। आप पेड़ लगाइए, लेकिन ये अश्योर करना जरूरी है कि कहीं यहाँ नया बिल्डिंग तो नहीं आ रहा है, कहीं यहाँ रोड तो नहीं आ रहा है, तब उस पेड़ को उठा के हम कैसे दूसरे जगह लगाएंगे, और दूसरे का जगह ही नहीं मिल रहा है। अभी मुंबई का यही प्रॉब्लम है, हम किसी को पेड़ काटना पसंद नहीं है। जो आदमी काट रहा है खुद रोता है कि यार मुझसे क्या काम करवा रहे हैं भगवान, मुझे पेड़ कटवा रहा है। हम जानते हैं हमें पेड़ नहीं काटना, उसके घर वाले उसको चिल्लाते हैं तुम क्यों काट रहे हो, बस उसका जॉब है वो, तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उठा के मैं कहाँ लगाऊं, जगह ही नहीं है, इतनी आबादी है, और मैं क्या ही बताऊं। मतलब ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि हम ब्लेम कर सकें किसी को, बट ये है कि आप सोच समझ के लगाइए पेड़। आपको लगता है कि ये कम से कम 10 साल तक तो जिएगा, अब पता नहीं 10 साल बाद क्या होगा, कुछ भी होता है। क्योंकि जब एक देश इतना तेज आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, नया नया डिज़ाइन आ रहा है, नया नया कल्चर आ रहा है, पॉलिटिकल थॉट्स भी चेंज हो रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है। लेकिन आप जब तक जो है आपके सामने रहे, वो बड़ा हो, ऑक्सीजन दे,
तो आगे चल के हो सकता है हमें उठा के कहीं और भी लगाना पड़े, उसको ले जाके तो करेंगे, लेकिन आप ऐसे जगह लगाइए जिसको आप डेली मिल सकें। मैं शुभजीत, ये पेड़ भी शुभजीत है, ये ट्री शुभजीत है, मैं ह्यूमन शुभजीत, बस इतना ही है। तो बहुत बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। आपकी हमको ढेर सारा जो हमको ज्ञान मिल रहा है, इससे मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, और जो हमारे दर्शक देखने वाले हैं उन सबको भी बहुत सारा ज्ञान मिलेगा आपसे, कि बहुत प्यारी। और अपनी तरफ से आप एक स्पेशल मैसेज हमारी जो भारतवर्ष है उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, शॉर्ट में वो एक बताइए। बातें तो हमने आपकी हर बात मैसेज ही है, लेकिन आपके मुंह से जो शब्द जो निकलेंगे ना, वो सब लोग दिल पर नोट कर लेंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। नहीं, बिल्कुल, एक्चुअली मैं किसी को भी कुछ सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का जर्नी है, मैं खुद ही सीख रहा हूँ। जी। दुनिया में कुछ भी इधर उधर अलग कुछ गलत लगता है तो मैं पहले खुद सीखने की कोशिश करता हूँ, लोगों को शेयर करता हूँ कि ये मुझे लगता है। बाकी एक चीज़ मैं भी फॉलो करता हूँ और सबको यही बोलता हूँ कि आप अपना पैसा सोच समझ के खर्चा कीजिए। जैसे मैंने थोड़ा सी बात में बोला भी था पहले भी आपको कि हम पैसा खर्चा कर रहे हैं और वो हमारा तबीयत खराब कर रहा है। स्पेंड योर मनी वाइजली। अगर आप 1 रुपये भी खर्चा कर रहे हैं, 2 बार सोचिए कि क्या ये 1 रुपये जो चीज़ ले रहा हूँ, गुड्स है, सर्विसेज है, मेरे काम के लिए है कि मुझे नुकसान कर रहा है। अगर आपका 5 रुपये का सिगरेट पिए ज़्यादा अच्छा है कि 5 रुपये का काजू खाएं ज़्यादा अच्छा है, या बादाम खाएं जो हमारे दिमाग के लिए अच्छा होगा, तो वो आप सोचिए। जो आपको लगे सही है वही कीजिए, लेकिन योर मनी शुड नॉट डिस्ट्रॉय यू। एवरी मनी, एवरी पैसा जो हम खर्चा कर रहे हैं उसका कार्बन फुटप्रिंट है, मतलब उससे पोल्यूशन हो रहा है। 10 रुपये भी खर्चा किया, 1 रुपये भी खर्चा किया, उसका पोल्यूशन होता ही होता है। अब आप ये सोचिए कि वो पोल्यूशन करना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी। जो कि आप जो हमको बातें आपने समझाई, पोल्यूशन और हमारी एनवायरनमेंट, जो कि हवा, पानी, पेड़ पौधे, इनको बचाना ज़रूरी है, इनको लगाना भी ज़रूरी है, इससे कि हमारी भलाई भी होगी और लोगों की भलाई भी होगी। ये आप मैसेज पूरी दुनिया को देते हैं, और भगवान करे आप देते रहिए, लोगों को समझाते रहिए, आपसे ज्ञान सीखते रहें। ये आपकी अच्छाई है सर, जो आप बोलते हैं कि मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कुछ सीख चुके हैं, तो ही तो हम आपसे सीख रहे हैं। आपको इतना ज्ञान है, तभी तो हम आज बैठ के आपसे पॉडकास्ट के थ्रू आपसे ज्ञान सीख रहे हैं, ताकि हम लोगों तक समझाएं कि हमको अपने एनवायरनमेंट को कैसे अच्छा रखना है। सो काइंड। इनफैक्ट जब आप डॉक्टर के पास जाइए, कभी कभी डॉक्टर बोलता है कि हवा पानी थोड़ा बदलना जरूरी है। तो थोड़ा हम भी सोच रहे हैं कि दिसंबर का समय है, तो हम लोग भी थोड़ा हवा पानी बदल के आते हैं। तो अभी जैसे न्यू ईयर आने वाला है, आपको हम मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, बहुत सारी मुबारकें। और आपका न्यू ईयर का क्या प्लान है कि आप आगे और क्या करना चाहते हैं? बस यही है कि मैं 100 शहर में जाऊं, और वो शहर जहां AQI 100 से ज़्यादा हो, वहाँ मैं 100 लोगों को बना के आऊँ एज क्लीन एयर एम्बेसडर। यू हैव टू बी द एम्बेसडर, और 100 लोग वहाँ पे काम करेंगे। एंड जितने भी कंपनीज हैं जिनसे मैं जुड़ा हूँ, उनको बोलूँगा कि आप फंड कीजिए, सपोर्ट कीजिए, टेक्निकल नो हाउ दीजिए, और लोगों को जोड़ के हम रिजल्ट देना चाहते हैं। क्योंकि जब लोग जुड़ जाएंगे तो बड़े से बड़ा मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। तो बस वही करना है। एंड आई होप आप लोगों का साथ रहे, आपके ब्लेसिंग्स भी रहें। एंड जिस हिसाब से अभी हमसे कुछ 20 लाख लोग जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के थ्रू। मुझे यही पूछना था कि आपको सोशल मीडिया पे कितने लोग फॉलो करते हैं, आप ये भी बताइए। हर जगह हैं आजकल तो, लिंक्डइन है, फेसबुक है, अलग अलग चीज़ें हैं, ट्विटर है। एंड ये जो लोग हैं उन लोग सब एनवायरनमेंट लवर्स हैं, उन लोग सब देशभक्त लोग हैं। उन लोग सचमुच चाहते हैं कि उनका देश, उनका घर, उनका परिवार सब। कितने 20 लाख लोग आपको देखते हैं टोटल फॉलो कर रहे हैं। मैं भी हूँ, मैं रोज देखती हूँ आपकी हर रील देखती हूँ। इवन मैं वो भी चीज़ मैं ज़रूर शेयर करूँगी जो आपने वो जो क्रिसमस ट्री बताया। जी है ना, कि हमको क्रिसमस ट्री की वो शेप उन चीज़ों से देनी है और हम उसकी पूजा कर सकते हैं, उसका जरूर। हाँ, वो सब अच्छे लोगों अच्छे का काम है। लेते हैं आप, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज आप हमारे शो में आए, पॉडकास्ट में, पहचान पॉडकास्ट, सिर्फ उसका यही एक रीज़न है करने का पॉडकास्ट, कि हमारे साथ में जो भी हमारे गेस्ट आए वो अपनी जर्नी हमको शेयर करें, बताएं, और लोगों को वो ज्ञान दे सकें, उनको मोटिवेट कर सकें। तो मुझे लगता है कि आज सब लोग बहुत मोटिवेट हुए होंगे आपसे बातें सुन के, और बहुत अच्छा लगा कि आप आए। और आपको हमारे पहचान पॉडकास्ट में आके कैसा लगा
कि आपने मेरे से बात की, और आपको क्या फीलिंग आई या कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? नहीं, आपका तो मैं ऑलरेडी फ़ैन हूँ। जिस हिसाब से आप लोगों को एक अच्छा खूबसूरत मंच दिए हैं एंड अच्छे अच्छे लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। आई रियली होप जो हमें सुन रहे हैं आप भी एक कोशिश कीजिए, इनसे अपॉइंटमेंट लीजिए एंड इनके पॉडकास्ट में यहाँ पे आके बैठिए और अपना भी अनुभव लोगों को शेयर कीजिए, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। बस इसलिए इसमें जुड़ना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो आई होप कि सब अपनी मेहनत कर रहे हैं और आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और मैं अपनी मेहनत भी एक दिखाना चाहती हूँ सर आपको। ये मेरी पहचान मैगजीन है जी, जो सक्सेस स्टोरी फॉर ऑल लेडीज़, मैं हर शो में बताती हूँ ज़रूर, ताकि मेरे साथ जो जुड़े वो देखिए। इसमें 24 लेडीज़ की रियल स्टोरी है, रोड पे काम करने वाली लेडीज़ सबका है। डिटेल में मैंने खुद क्रिएट की है, और आगे भी मुझे ये मैगज़ीन करनी है। जैसे कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट मैगज़ीन में हमने जितने पॉडकास्ट किए हैं उनकी फ़ोटो के साथ उनकी डिटेल, ये सब भी मैं शेयर करूंगी। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर यस हाँ, इसमें सिर्फ वुमेन्स का है। नेक्स्ट जो आएगी उसमें सब होंगे, जेंट्स लेडीज सबका होगा। बट हमने अभी नेक्स्ट, मेरा ये मन है कि हमने जितने पॉडकास्ट मैंने किए हैं वो एक मैगजीन में मैं पिरो के रख दूंगी। एक्सीलेंट। एक ये मोटिव कि मेरी तो सक्सेस स्टोरी है ही इसमें, बट हमारे साथ जो लोग जुड़ेंगे पॉडकास्ट में आएंगे उनको भी मौका मिलेगा कि वो मैगजीन में अपनी फ़ोटो के साथ अपनी जर्नी बता सकते हैं। बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव है एंड आप लोग देखिए एंड कांटेक्ट कीजिए मैडम को। इनका मोबाइल नंबर आई थिंक हम हाँ, इसमें वो भी तो जरूर मेंशन करेंगे। और इसमें बैक में जो फोटो है सर, आप वो ध्यान दीजिए कि ये अभी मैं एज ए मॉडल भी हूँ, मैं फैशन शो भी करती हूँ, तो एज ए मॉडल। और पहले मैं खाने की वीडियो बनाती थी, वो तीनों फोटो देखिए। तो वो है कि हर लेडी बहुत मेहनत करती है, बट हर लेडी को ये, मेरा ये एक मोटिव है कि लेडीज़ लोग अपने मन में सोचें कि हमको खाने के अलावा और भी कुछ करना है, हमारी पर्सनल लाइफ भी है, हमको वैसा कुछ काम करना है जो हमको खुशी दे, ताकि हम खुद भी प्राउड फील करें और जो हमको देखने वाले लोग हैं वो भी प्राउड फील करें। तो मैंने ये एक मैगजीन बना के ये प्रूव किया है कि जो लोग भी जुड़ना चाहें इसमें जुड़ सकते हैं। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। ये आपके लिए, आपको लेके जानी है, और इसके साथ में ये हमारा ये छोटा सा ये हमारा गिफ्ट होता है, पहचान हमारा, और साथ में आपकी फ़ोटो के साथ ये भी आपका है। आपको घर पे लेके जाना है, अपने शोकेस में रखिए, या डेली चाय कॉफ़ी पीते हैं तो पीजिए, बट हमारी छोटी सी ये आपके लिए ट्रॉफी समझिए इसको, और ये ब्लेसिंग दीजिए कि मैं बहुत ऐसे अच्छे से काम करूं। 100% मेरी इस चेयर पर आके बड़े से बड़े लोग बैठे और अपनी बातें शेयर करें, हमको ज्ञान बांटे, जैसे कि आप आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आप आए हमारे पॉडकास्ट में, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। साथ में मिलकर और भी काम करेंगे। यस जरूर, मैं वही बोलना चाहती थी लास्ट में कि मुझे भी अपने मिशन में जोड़ के रखिएगा। बिल्कुल। भले मैं थोड़े काम कर सकूंगी, लेकिन मैं ज़रूर करूंगी, और आपके साथ मिल के एक पौधा ज़रूर लगाना चाहती हूँ। बिल्कुल, हम लोग बगल में ही लगाएंगे। यस ज़रूर, अपने हाथों से, वो भी आपके साथ मिल के। तो ज़रूर सर के पेज को फॉलो कीजिएगा, जो ये बताते हैं उनकी बातों को सुनिए, और अपनी लाइफ में वैसे ही चेंजेस लाइए जिससे कि हमारी इन्वायरमेंट अच्छी हो जाए, कहीं पर भी पोल्यूशन ना रहे, कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ ना हो जो हमको नुकसान दे। हमको शुक्रिया करना चाहिए ऐसी पर्सनैलिटी का जो कि हमको इतना ज्ञान बांट रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं। नहीं तो दुनिया में लोग ऐसे हैं, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरों का नहीं सोचते हैं, और हमको इसलिए उनका शुक्रिया तहे दिल से करना चाहिए जो कि इतनी हेल्प आप लोगों की कर रहे हैं। सो काइंड। थैंक यू सर। थैंक यू।